हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा अस्थमा कि अस्थमा क्या होता है, ये कैसे होता है, अस्थमा के सिम्टम क्या क्या होते हैं, अस्थमा कितने टाइप का होता है, अस्थमा को डायग्नोज करने के लिए कौन सा ब्लड टेस्ट या कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अस्थमा पे। तो अस्थमा फ्रेंड्स क्या है कि ये एक लंग्स, जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स से जुड़ी एक बीमारी होती है। ठीक है, जो लंग्स के एयरवेज से जुड़ी एक इंफ्लामेटरी डिजीज या सूजन की बीमारी भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अस्थमा में सांस लेना काफी मुश्किल होता है और कुछ तरह की शारीरिक गतिविधियां करना काफी मुश्किल हो जाता है या कभी कभी बिल्कुल नामुमकिन भी हो जाता है। और कई बार अस्थमा में पेशेंट की कभी कभी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जब सांस लेने में दिक्कत आएगी तो आप समझ सकते हो फिर इसके बाद। फ्रेंड्स, एक आंकड़े के मुताबिक अगर हम बात करें अपने इंडिया के अंदर, तो आज के करंट टाइम में लगभग 18 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस टाइम पर अस्थमा से पीड़ित हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम आती है। बात करें फ्रेंड्स कि अस्थमा कहते किसे हैं, कि अस्थमा होता क्या है। फ्रेंड्स, अस्थमा के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जब आप सांस ले रहे हैं, जब आप सांस लेते हैं तो उस टाइम पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, हर सांस के साथ जब हवा आपके मुंह और नाक के थ्रू अंदर जाती है, ठीक है, तो ये आपके गले में जाती है, वहां से एयरवेज से होते हुए ये हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है, यानी कि हमारे फेफड़ों तक पहुंच जाती है। आपके फेफड़ों में यानी कि हमारे लंग्स में बहुत सारे छोटे छोटे एयरवेज होते हैं। ठीक है, जो हवा से ऑक्सीजन को लेकर आपके ब्लड स्ट्रीम तक या ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, अस्थमा के लक्षण यानी कि अस्थमा के जो सिम्टम है तब दिखते हैं जब हमारे एयरवेज की परत में स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि जो हमारे एयरवेज है उनकी जो परत होती है, यानी कि उनकी लेयर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। एयरवेज मान, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं तो क्या होता है कि एक तो नली टाइप से होती है। ठीक है, अब नली के अंदर जब जो उसकी अंदर की जो लेयर है ना, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। जब स्वेलिंग आएगी तो वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी, यानी कि नैरो बन जाती है। और जब नैरो बनेगी यानी कि सिकुड़ जाएगी वो, तो जो हवा का प्रेशर है ना वो पूरी तरह से ठीक से नहीं हो पाएगा और हमें सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। और कई बार क्या है कि जब अगर किसी कंडीशन में हमें कफ बन जाता है तो उसके अंदर जो स्पुटम है वो फंसने लग जाता है, क्योंकि जब जगह कम हो जाती है तो उस कंडीशन में हमें सांस लेने में और भी ज्यादा मुश्किल आ सकती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को, जब इस तरह की कंडीशन आती है तो हमें अस्थमा का अटैक आ सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है फ्रेंड्स, हमें खांसी हो सकती है, हमारे चेस्ट के अंदर जकड़न यानी कि चेस्ट के अंदर हमें अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम कि अस्थमा के सिम्टम क्या होते हैं, यानी कि अस्थमा के लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे आपकी आपको अस्थमा के होने की चांस है या ऐसा लग रहा है आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा मतलब इसका जो सिम्टम होता है वो होता है घड़घड़ाहट। जैसे कि आपने देखा होगा कभी ना कभी लाइफ में क्या होता है कि कोई पेशेंट जैसे घड़घड़ा, जैसे सांस ले रहा है ना, वो सांस लेते टाइम उसके अंदर से एक आवाज सी आती रहती है, जैसे कुछ घड़घड़ इसी इस टाइप से आवाज आती है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, कई बार ना उसको जैसे सांस लेते टाइम पे ना हल्का सा लगेगा जैसे सीटी सी, आपको महसूस होगा कि सीटी सी की आवाज आ रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सबसे ज्यादा इसके कॉमन सिम्टम होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसका जैसे पेशेंट के अंदर खांसी। ठीक है, विशेष तौर पर रात के टाइम पर, यानी कि जब आदमी रेस्ट मूड में होता है उस टाइम पर ज्यादातर इसकी खांसी महसूस होती है। हंसते टाइम जैसे कोई फ्रेंड्स अगर एकदम से हंसा और एकदम से उसको खांसी टाइप में बन गई, एकदम से जैसे हम देसी भाषा में बोलते हैं धसका सा लग जाता है। एक्सरसाइज के दौरान, कुछ लोगों को एक्सरसाइज के दौरान भी मतलब इस तरह के सिम्टम हो सकते हैं। हमारी चेस्ट में जकड़न, जैसा कि मैंने पीछे बताया, सांस लेने में प्रॉब्लम। ठीक है, कई बार बात करने में दिक्कत होती है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं और हमें बार बार खांसी आ रही है, बेचैनी, घबराहट, थकान, चेस्ट पेन। ठीक है, तो कई बार क्या होता है तेज तेज सांसें आने लग जाती हैं, बार बार इन्फेक्शन होना, प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आना। तो ये सभी सारे जो सिम्टम होते हैं ना, ये फ्रेंड्स सारे सिम्टम अस्थमा के होते हैं। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम कि आपको किस प्रकार के लक्षण अनुभव होंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपको किस टाइप का अस्थमा, क्योंकि सबके टाइप अलग अलग होते हैं, थोड़ा सिम्टम भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को पूरे दिन
हर समय ऐसे सिम्टम अनुभव होते हैं, जबकि कुछ लोगों को कुछ गतिविधियों के दौरान ही ऐसे लक्षण महसूस होते हैं। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि अस्थमा से पीड़ित हर व्यक्ति को ये सिम्टम महसूस हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। सबके बॉडी रिएक्शन चेंज भी होता है, हो सकता है। कुछ को ऐसे सिम्टम महसूस नहीं होते। अगर आपको लगता है कि आपको जो लक्षण महसूस हो रहे हैं वो अस्थमा से जुड़े हुए यानी कि मिलते जुलते हैं, तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में आपको तुरंत अपने डॉक्टर्स को संपर्क करना चाहिए, अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम आगे इस वीडियो के अंदर अस्थमा क्यों होता है। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे बात की अस्थमा क्या होता है, अब बात करते हैं यहाँ पर अस्थमा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स अस्थमा ज्यादातर बच्चों में बहुत आम होता है, यानी कि बच्चों के अंदर जो अस्थमा है ये काफी ज्यादा होता है। लेकिन कुछ लोगों में जो एडल्ट पर्सन है, एडल्ट में इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। अस्थमा के लिए जिम्मेदार किसी एक कारण की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है कि किस कारण से अस्थमा होता है, बल्कि शोधकर्ताओं को जो विश्वास है इसके कुछ अदर कारण यानी कि कई सारे डिफरेंट कारणों को मिला के बोला जाता है कि आपको अस्थमा हो सकता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आता है फ्रेंड्स जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को अस्थमा है, जैसे कि आपके मदर फादर भाई बहन, ठीक है, या आपके फैमिली में अगर किसी को अस्थमा है तो आपको भी अस्थमा होने का चांस बन जाता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है जेनेटिक अस्थमा। ठीक है, जो जीन के थ्रू चल रहा है, ठीक है, उसे जेनेटिक बोलते हैं। दूसरा आता है फ्रेंड्स इसके अंदर वायरल इन्फेक्शन का इतिहास, यानी कि कोई वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को बचपन में रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरल इन्फेक्शन, जिसे RSV बोलते हैं शॉर्ट में, जैसे कोई गंभीर वायरस इन्फेक्शन होता है, उससे अस्थमा के लक्षण होने की यानी कि उसके अंदर अस्थमा के लक्षण होने के चांस काफी ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर हाइजीन हाइपोथेसिस। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे अपने शुरुआती दिनों में या वर्षों में पर्याप्त बैक्टीरिया के संपर्क में नहीं आते, उनकी डिजीज प्रतिरोधक क्षमता यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब उनके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं हो पाती है, उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो अस्थमा और अन्य एलर्जिक कंडीशन से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो पाती है, यानी कि उनके अंदर इस टाइप की एंटीबॉडीज नहीं होती है। ठीक है, तो उनको बोला जाता है हाइजीन हाइपोथेसिस। तो इस कंडीशन में भी अस्थमा होने का चांस रहता है। कई अन्य कारण भी हैं जो अस्थमा को ट्रिगर करते हैं और सिम्टम को खराब कर सकते हैं। अस्थमा के अलग अलग कारण हो सकते हैं और कुछ लोग अन्य लोगों के मुताबिक अधिक संवेदनशील होते हैं या हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स अस्थमा का अटैक आने के कौन से प्रमुख कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है फ्रेंड्स इसके अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसी कंडीशन। ठीक है, एक्सरसाइज, एनवायरमेंटल इरिटेंट, एलर्जी, इंटेंशन इमोशंस, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, पैकेट्स में तो होता है कीट। ठीक है, एस्पिरिन या फिर फ्रेंड्स नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि कुछ इस तरह की मेडिसिन जिसकी वजह से भी अस्थमा का अटैक आ सकता है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर कि अस्थमा को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, और दूसरा आता है फ्रेंड्स इसके अंदर कि इसके टाइप्स क्या है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अगर बात करूं तो डायरेक्टली अस्थमा को डायग्नोज करने के लिए कोई टेस्ट होता नहीं है। ब्लड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो ब्लड के अंदर ऐसा कोई डायरेक्टली टेस्ट नहीं है जो अस्थमा को डायग्नोज किया जा सके। यहाँ पर एक टेस्ट आता है हमारा जिसे PFT, जिसे हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। वो डॉक्टर ज्यादा यहाँ पर रिकमेंड करते हैं क्योंकि उसके अंदर लंग्स को ही चेक किया जाता है कि हमारा लंग्स कितना सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, दूसरा है फ्रेंड्स कुछ सिम्टम के आधार पर अगर डॉक्टर को लगता है कि उसके सिम्टम जो है वो अस्थमा से मिल रहे हैं, ठीक है, उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री कैसी है, उसका पारिवारिक इतिहास, कोई फैमिली हिस्ट्री, इन सभी कंडीशनों को मिला के फ्रेंड्स डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इसको अस्थमा की प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, एक टेस्ट किया जाता है फ्रेंड्स इसके अंदर ब्रीदिंग टेस्ट। ब्रीदिंग टेस्ट यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया की जांच करना। हालांकि इसमें भी एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें ये टेस्ट नहीं कराया जा सकता। उससे ज्यादातर बड़े बच्चों में ये टेस्ट या एडल्ट्स में ये टेस्ट कराया जाता है। अब बच्चों में क्या होता है कि डॉक्टर्स अस्थमा का अगर सिम्टम हिस्ट्री, क्लिनिकल हिस्ट्री उसकी और उन सभी को देखते हुए डॉक्टर अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो अगर ट्रीटमेंट में सुधार हो रहा है तो दैट्स मीन कि उसको अस्थमा की ही प्रॉब्लम है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात करें कि जो सबसे आम मतलब
आम टाइप का जो अस्थमा होता है ना, यानी सबसे कॉमन टाइप का जो अस्थमा होता है वो एलर्जिक अस्थमा होता है, ठीक है, जो लगभग 60% पेशेंट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट बात करें फ्रेंड्स हम यहाँ पर कि जो पेशेंट है या जो पर्सन है उसकी एज यानी कि उम्र के अनुसार भी अस्थमा की पहचान होती है या पहचान की जाती है। वैसे तो अस्थमा किसी भी एज में हो सकता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया नहीं है कि भाई सिर्फ बच्चों में होगा बड़ों में नहीं हो सकता, ये सब में हो सकता है। लेकिन पेडियाट्रिक यानी कि जो बच्चों का अस्थमा होता है, जो बच्चों के अंदर अस्थमा होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसी तरह एडल्ट अनसेट अस्थमा तब तक सामने नहीं आता जब तक बच्चा एडल्ट नहीं हो जाता, ठीक है। अस्थमा को मतलब हम आपका इसको दमा के नाम से भी बोल सकते हैं, हिंदी में इसको दमा भी बोला जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इसका नॉन एलर्जिक अस्थमा। नॉन एलर्जिक अस्थमा ऐसे कारकों से होता है जो हवा में मौजूद होते हैं लेकिन उनके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है या आपको उनसे एलर्जी नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जब आप अपनी कार्य स्थिति के कारण अस्थमा से पीड़ित हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रेंड्स ऑक्यूपेशनल अस्थमा, ठीक है। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं और वही उसी काम से हमें अगर इस तरह की कुछ दिक्कत महसूस हो रही है तो उसको बोला जाता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा, यानी कि जो हमारा ऑक्यूपेशन है, जो हमारा व्यवसाय है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। इस तरह के अस्थमा के लक्षण आमतौर पर एक्सरसाइज शुरू करने के तुरंत बाद नजर आने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसके अंदर एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो एस्पिरिन या NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स लेने के बाद जब अस्थमा के जो सिम्टम है वो नजर आते हैं या होते हैं, ठीक है, तो उसे एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा कहा जाता है, ठीक है। एक होता है फ्रेंड्स इसके अंदर नॉर्कोटर्नल अस्थमा और एक आता है फ्रेंड्स इसके अंदर कफ वेरिएंट अस्थमा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आगे इसकी और भी वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।